राजनीति में रहे हैं, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, दिल्ली पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन जिस तरह अब ये जो अटैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल ही विशियस अटैक्स ऑन ईच अदर, क्या आप समझते हैं कि ये एक इसको अब सुधारने का कोई तरीका ही नहीं है? क्या सोशल मीडिया भी इसके लिए आप मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर हम जिस प्रकार का आचरण करते समय हम हमारे विपक्षियों की विरोधी विचारधारा को भी सहिष्णुता के साथ स्वीकार करें। मुझे लगता है हमारे देश में जब से हमसे स्वाधीनता मिली, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, और जहाँ तक हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, तो हमने हर समय इस बात का जिक्र करके सबका सम्मान करते हुए राजनीति की है, और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन करके किसी के साथ कोई अन्याय करना नहीं चाहते। आप और राजनाथ जी और कुछ और भी हैं जो वाजपेयी अडवाणी एरा के भी रहे हैं, वहाँ उनके साथ भी काम किया है, और अब मोदी जी के अंडर भी हैं, उनकी कैबिनेट में भी हैं। तो भाजपा में क्या फ़र्क है उन वाजपेयी जी के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और अब मोदी जी? आपने दोनों के साथ काम किया है, देखो उनकी कार्यशैली अलग है। नहीं, मोदी जी ने भी वाजपेयी जी के साथ, अडवाणी जी के साथ काम किया, और जिस समय वो पद्धति आज भी वही पद्धति है, कन्विक्शन वही है, उद्दिष्ट वही है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा उद्दिष्ट है, और अंत्योदय सामाजिक आर्थिक चिंतन गरीब व्यक्ति के प्रति ये हमारा उद्दिष्ट है, मिशन है। तो यही बात को लेकर हमारा गरीब कल्याण के कार्यक्रम वही बात चल रही है। अब कुछ लोग अपने को अपने अपनी सुविधा से उसके अलग अलग अर्थ लगाते, पर जब कल थे वो आज है, आज है वो कल रहेंगे। हमारी विचारधारा वही है, और मोदी जी, अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम सब लोग एक ही दिशा से जा रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक इनोवेशन है गवर्नेंस में आपके मतलब मोदी जी के कैबिनेट में? ये बिल्कुल अच्छी बात है कि मोदी सरकार की विशेषता रही है कि लगातार हर चीज़ उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन की है, डिजिटल सिस्टम को प्राधान्य दिया है, और बेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकरेज किया है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये देश का भविष्य है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। दूसरी बात मैं दोहराता हूँ जो संघ विचारधारा से जुड़ी हुई है कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो हम इसी बात पर चलते आए हैं। सर, आप इतनी बारी इलेक्शंस लड़ चुके हैं, लोकसभा, स्टेट, पर टेल मी समथिंग कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कभी, इट यूज्ड टू बी जेंटलमैनली पॉलिटिक्स, सब लोग एक दूसरे से बात करते थे, कभी इतना विशस नहीं हुआ, इतना ख़राब नहीं हुआ, स्तर इतना गिरा नहीं जितना आजकल है। ऐसे क्यों हुआ? देखिए, आजकल तो मैं महाराष्ट्र से काफ़ी दूर हूँ, अब नागपुर से डायरेक्ट दिल्ली आता हूँ, ज़्यादा डिटेल मैं जानता नहीं हूँ, पर ओवरऑल मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। पर मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र पर जिनका विश्वास है, जो लोकतंत्र को यशस्वी करना चाहते हैं, सब लोग मिलकर हम लोकतंत्र को क्वालिटेटिव बनाएं, गुणात्मक बनाएं, और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उद्दिष्टों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्तर बनाकर सबने मिलकर राजनीति करना ही, इसमें ही लोकतंत्र का हित है, इसमें ही देश का हित है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा हिंदुस्तान का वर्णन करते हैं। हम दुनिया के सामने अपने व्यवहार से एक आदर्श तैयार करें ताकि यशस्वी लोकतंत्र कैसा हो सकता है और यशस्वी लोकतंत्र में चाल चलन, व्यवहार, चरित्र कैसा हो सकता है। तो मुझे लगता है दुनिया हमारे तरफ अपेक्षा से देख रही है। ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, किसी दल का सवाल नहीं है। हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र की गुणवत्ता, उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके हम निश्चित रूप से बदल करने की कोशिश करें, हम सब लोग मिलकर, यही मेरी भावना। फॉरेन मीडिया बहुत कहती है कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, ऑपोजिशन भी कहती है कि अंडर बीजेपी, अंडर मोदी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, लेकिन बहुत कमेंटेटर्स ऐसे हैं जो भारत से बाहर बैठ के कहते हैं कि भारत के जो इदारे हैं वो सब सबवर्ट किए गए हैं। चाहे आप सीबीआई की बात करिए, ईडी की बात करिए, सबको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन जीतने के उद्देश्य से। मुझे नहीं ऐसा लगता।
कोई भी व्यवस्था खड़ी होती है वो अपना काम उनके कानून के आधार पर करती है। और कानून में जब कोई लोग छपड़ते हैं तो वो ऐसे आरोप लगाते हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी कोई इतना काम महसूस हम नहीं करते, ना करेंगे। सर, इस साल काफ़ी सारे मेजर इलेक्शंस होने वाले हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बड़े स्टेट्स हैं, बड़े राज्य हैं। कर्नाटका हारने के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इन राज्यों में आपकी सरकार फिर से वापस आएगी या फिर सरकार उलट के आपकी सरकार आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें हम 100% जीतेंगे। और तेलंगाना में हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी, हम ताकतवान बनेंगे, प्रमुख विपक्षी दल बनेंगे, इससे मेरा विश्वास है। और अगर समय अच्छा आएगा तो हम वहाँ भी बहुत अच्छा लीड ले सकते हैं। और 2024 100% जीतेंगे। जिस प्रकार से हमने 10 साल में, 9 साल में जो काम किया है, जो देश का भविष्य बदला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुई है, लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए हैं, फिर से एक बार जनता अपने विकास के लिए और देश के लिए हमें चुनकर देंगी। मोदी जी के नेतृत्व में, ये मेरा विश्वास है। सर, हाल ही में ये गीता प्रेस को लेकर बहुत विवाद उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि इट्स लाइक गिविंग अ प्राइज टू सावरकर। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, एक तो मुझे हर बात कांग्रेस ने कही हो उस पर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की गलत बातें बोलते बोलते कांग्रेस की अवस्था कैसी वो जानते हैं। महात्मा गांधी जी को गीता के बारे में कितना प्रेम था ये सब जानते हैं। और गीता प्रेस ने गीता प्रसार का काम कितनी निष्ठा से पिछले अनेक सालों से किया ये भी जानते हैं। उसके ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया देना यानी गांधी जी के विचारों के विरोध में बात करना, ऐसी बात हो जाएगी। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, ये जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे हम कि 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अभी कर्नाटका में आप चुनाव हारे हैं, आपकी पार्टी, तो उसमें और उससे पहले भी जब जो भी चुनाव हारे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये रेवड़ी कल्चर इज़ बैड और फ्रीबी कल्चर। अब फ्रीबीज और रेवड़ी से अगर इलेक्शन जीता जा सकता है तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए आपकी पार्टी ऐसे नहीं करेगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस देश के डिस्कॉम करीब 18 लाख करोड़ से लॉस में है। और इसी प्रकार से बिजली मुफ्त देने की स्पर्धा रहेगी तो हमारा बिजली का क्षेत्र खत्म हो जाएगा। हमारे देश में इसी मिक्सी बांटना, इडली पात्र बांटना, इडली बांटना, ये बांटना, फुकट की चीज़ें सरकार के पैसे से बांटने से राजनीति नहीं होगी। हम रोजगार निर्माण करें, गरीबों को घर बना के दें, स्वच्छता करें, कचरा मुक्त देश बने, स्वच्छ भारत बनाए, हम नई इंडस्ट्री लाएं, लोगों को रोजगार क्रिएट करें। ये लॉन्ग टर्म, ये जो परमानेंट उपाय है जो देश के विकास के, वो करने चाहिए। चुनाव जीतने के लिए केवल ये रेवड़ी बांटने से देश का भी नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति का भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा। अब जब फुकट में चीज़ कोई मिलती है तो लोगों का उसका महत्व नहीं होता। तो मुझे लगता है कि लोगों को जहाँ ज़रूरी होगी वहाँ ज़रूर उनको कंसेशन देना चाहिए। पर इस प्रकार की राजनीति चुनाव को देखकर जो हो रही है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, अच्छी बात नहीं है। तो ये जो 3 चुनाव महत्वपूर्ण, 3 और 4 तेलंगाना भी है, तो इन चारों में आप सोचते हैं कि ये रेवड़ी वाली जो बात है ये फिर से नहीं उठने वाली? फ्रीबीज किसने क्या करना चाहिए लोकतंत्र में उसका अधिकार है। पर लोग अब सुसंस्कृत बने, सुशिक्षित भी है और समझदार बने हुए। उनको समझ में है कि कैसे वोट देना, किसको देना, लॉन्ग टर्म देश का और राज्य का हित किस में है और कौन हमारे भविष्य को बदल सकता है। और पिछले 10 साल का हमारा जो अनुभव है, जो 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं, कांग्रेस को 60 साल अवसर मिला। जो कांग्रेस 60 साल में जो कर नहीं सकी वो हमने 10 साल में करके दिखाया। इसी के आधार पर लोग हमें वोट देंगे।